हेलो एवरीवन। AIB 19 की सब्जेक्ट की तैयारी आप कर ही रहे हो, पर कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। सुबह से काफ़ी कमेंट्स एंड मैसेजेस इन्हीं बातों को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगते हुए आए, तो मैंने सोचा सारे डाउट्स को एक साथ आपका क्लैरिफाई कर देंगे। अब एग्जाम हॉल में जाने से पहले 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है बेरैक्स, सेकंड एडमिट कार्ड एंड एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस, तीसरी चीज पे तो आते हैं। पहले हम बेरैक्स एंड एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में जितने भी डाउट्स हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। आखिरी में ये थर्ड पॉइंट क्या करना है मैं बता। फर्स्ट बेरैक्स। बेरैक्स के बारे में अभी भी मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्लैरिफाई कर देती हूँ। आगे के 2 मिनट आप ध्यान से सुनना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उस हिसाब से आप अपना बेरैक्स अरेंज करके एग्जाम हॉल में ले जाना। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि काफ़ी क्लियरली एडमिट कार्ड पर भी लिखा है कि विदाउट कमेंट्स वाले ही बेरैक चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट कमेंट्स या कमेंट्री वाले कोई भी बेरैक है तो वो नहीं चलेंगे। कई बार मुझे पूछा जाता है कि मैम क्या ये वाला बुक लेके जा सकते हैं जो हर ऑफिस में मिलता है, एंड द आंसर इज नो, क्योंकि यूनिवर्सल के बेरैक में आपको शॉर्ट नोट्स वाला मिलता है, तो ये वाले प्लीज़ लेके मत जाना। ये काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया है ये बात, विदाउट कमेंट्स वाला ही ले जाना। फिर दूसरी बात ये आती है कि डिग्लॉट वाले बेरैक्ट अलाउड हैं क्या? यस, डिग्लॉट यानी हिंदी इंग्लिश जहाँ पे दोनों ही होते हैं, वो वाले बेरैक्ट भी अलाउड है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही नहीं, जैसे इंग्लिश गुजराती हो गया, इंग्लिश बंगाली हो गया, इंग्लिश कन्नड़ा हो गया, ऐसे जो भी रीजनल लैंग्वेज के मिक्स्ड बेरैक्ट होते हैं वो भी एग्जाम हॉल में अलाउड है, उसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, अब क्या अलाउड नहीं है ये बहुत क्लियर है। कोर्स के जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है वो अलाउड नहीं है। गाइड या गाइड बुक, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग बुक, प्रैक्टिस पेपर्स अलाउड नहीं। केस लॉस के PDF नो, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं। इस बात को लेकर अब बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते रहते हैं व्हाट्सएप पर। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो चीज़ें ऑलरेडी वीडियोस में कई बार क्लैरिफाई हो चुका है उन बातों को फिर से आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से मत पूछना, जिसकी वजह से जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, जिनका जेन्युइन नीड होता है, उनको हम टाइमली पहुंच नहीं पाते। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बता रही हूँ उन्हीं को बार बार आप प्लीज़ ना पूछें। फिर बात आती है मार्किंग के बारे में, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। देखिए, सब कुछ ना एग्जाम सेंटर पे डिपेंड करता है, पर एक चीज़ तो हम कह ही सकते हैं कि इतने बेरैक्ट्स में से चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके बेरैक्ट में कहीं कहीं पर लाइट पेंसिल मार्किंग है तो इतना डेप्थ में कोई चेक नहीं करता, तो वो अलाउड हो जाएगा। पर अगर आपने पूरे बैराक्ट पे अंडरलाइनिंग कर रखा है, पेन के साथ लिखा हुआ है, पेन के अंडरलाइनिंग है, हर जगह पे हर पेज पे सर्कलिंग या नोटिंग है, या पूरा हाइलाइटर लेके आपने बैराक्ट में रंगोली बना के रखे हैं, ये सब क्लियरली नॉट अलाउड। ठीक है, अब एक और बात आती है कि मैम हमारे पास कुछ बैराक्ट नहीं है तो क्या हम प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं एक और बार साफ साफ बता देती हूँ। अगर आप एडमिट कार्ड में देखते हैं तो वहाँ लिखा है सिर्फ बैरैक्स अलाउड, ओके, सिर्फ बैरैक्स विदाउट शॉर्ट नोट्स अलाउड। बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ क्या होता है। ये तो सारा एग्जाम सेंटर पर डिपेंड होता है, यानी कि आप जो एग्जाम सेंटर में एग्जाम लिख रहे हैं वहाँ पर किस हद तक चेकिंग होती है, कितना इन डेप्थ वो चेकिंग कर पाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं 10 या 12 बुक्स हैं एंड एक दो बैरैक्ट्स आपके पास नहीं है, तो आपने प्रिंट आउट ले लिया, तो ऐसे केस में जनरली मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई सेंटर वाले नहीं रोकते। पर अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास आपके हाथ में कोई बुक ही नहीं है, आप पूरा का पूरा सिर्फ प्रिंट आउट्स लेके जा रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सके किसी से आप बोरो कर लीजिएगा ताकि आपके पास पूरा सेट रहे, एंड जो एक दो बैरैक मिसिंग है या 2-3 बैरैक मिसिंग है तो उसका आप प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। अब प्रिंट आउट कहाँ से लेना है, क्या करना है, इस बात पर भी कोई क्लैरिटी लोगों को नहीं है, मैं समझ गई। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया का होता है indiacode.nic.in। indiacode.nic.in पे जाकर आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में यहाँ पे एक्ट्स करके होगा, वो वाला सिलेक्ट करके आपको जो भी बैरैक चाहिए ना वो सर्च कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम चाहिए, BSA नया कानून के बैरैक मान लेते हैं आपके पास नहीं है, तो आप बस यहाँ पे टाइप कर लीजिए नाम, ये यहाँ। आप, मैंने तो पूरा टाइप ही नहीं किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यहीं पे आ जाएगा। आप ये तो यहाँ पे जो आपको बैरैक मिलेगा ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है।
तो ये आपको जो ऑफिशियल कॉपी है यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे PDF इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। ये ऑफिशियल PDFs होते हैं जिसमें एरर्स नहीं होंगे। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप प्रिंट आउट लेके जा रहे हो किसी बेरैक्ट का एग्जाम में, indiacode.nic.in से ही लेके जाएं, ये ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। इसका लिंक आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप वहां से ले लें। ओके, हाँ, यहाँ पे हो गया प्रिंट आउट के बारे में। अब एक और क्वेश्चन जो मैंने देखा ये है कि मैम क्या हम स्टिकी नोट्स लेके जा सकते हैं? मेरा एक सजेशन है, ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सजेशन है। कुछ लोगों ने ना ऐसे बुक में कुछ लिख कर उस पर स्टिकी नोट लगाया है। ठीक है, अब मेरा सजेशन ये है कि स्टिकी नोट है तो बैरक लेके जाओ, कोई बात नहीं, बैरक पे मत लिखना, स्टिकी नोट पे लिख देना। एग्जाम सेंटर थोड़ा पहले ही पहुंच जाना एग्जाम टाइम से, एंड वहां पे चाहो तो हटा देना, क्योंकि स्टिकी नोट्स तो आपके पास होते हैं, तो हटा के फेंक देना, फिर एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाना। बैरक में तो कुछ लिखा नहीं है तो सेंटर वालों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर आपके पास ये स्टिकी नोट्स होंगे, लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर चेकिंग ठीक से इतना इन डेप्थ नहीं हो रहा है तो स्टिकी नोट्स के साथ भी आपका बुक शायद अलाउ हो जाए, मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टिकी नोट्स कुछ हद तक अलाउड हो सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो एग्जाम सेंटर के हिसाब से। ओके, फिर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स के बैरक्स नहीं होते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे अभी बैरक्स इकट्ठा कर रहे हैं एंड आपको दिखता है कि मैम टॉट्स का तो बैरक ही नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में टॉट्स के लिए कोई बैरक नहीं है। सिमिलरली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हमारा PIL होता है उसके लिए भी आपको कोई भी बैरक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, कुछ लोगों के पास एक बैरक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट। तो लोग कह रहे हैं कि मैम एडमिन लॉ का तो बैरक है, आप क्यों कहते हो कि बैरक नहीं है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिन लॉ इज नॉट इक्विवेलेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक बस छोटा सा टॉपिक है एडमिन लॉ के अंदर, पर जो भी क्वेश्चंस एडमिन लॉ से आते हैं आपको इस बैरक में नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऐसे कोई क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है, तो बैरक शायद होगा आपके पास, पर दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एडमिन लॉ। सिमिलरली कहते हैं कि मैम मुस्लिम लॉ का भी आप कहते हो बैरक नहीं है, बट मैंने देखा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और डिवोर्स एक्ट, ऐसे एक्ट्स तो हैं, तो उनका क्या करें? अगेन, मुस्लिम लॉ से अधिकतर क्वेश्चंस जो आते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, महर, इद्दत, टाइप्स ऑफ डिवोर्स, इन टॉपिक्स का कहीं पर भी बैरक नहीं होता है। तो जहाँ पर भी आपका बैरक है ठीक है लेके जाइएगा, पर मुस्लिम लॉ में जो क्वेश्चंस आते हैं निकाह के बारे में या डिवोर्स के बारे में, वो आपको उस बैरक में नहीं मिलेगा। इतना आप पता करके जाइए, हो सकता है कि एक क्वेश्चन उन बैरक से आ जाए, बस एक ही आ सकता है, बाकी के लिए तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर अभी भी आप समेट रहे हो और ढूंढ रहे हो और इसमें नहीं मिल रहे हैं बैरक, तो टेंशन मत लेना, इनका तो बैरक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, कुछ बैरक्स हैं जो स्किपेबल है, यानी अगर आप अभी आपके पास वो नहीं है ना तो ज़्यादा चिंता मत करो, छोड़ देना। उनमें से एक है IPR। IPR के 2 मार्क आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का एग्जाम में 2 नंबर आते हैं, 2 क्वेश्चंस। इंडिया में IPR का एक लॉ नहीं होता है, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स को मिलाकर इंडिया में IPR का लॉ बनता है। अब इन सारे बैरक्स को अभी खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, जो 2 नंबर आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल ही आते हैं, यानी कि अगर आपके पास बैरक हो या ना हो वो आपको कॉन्सेप्ट समझ के ही करना है। तो इस टाइम पर अभी पैसे इन बैरक्स पे वेस्ट मत। सिमिलरली कंपनी लॉ काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, एंड बैरक हो या ना हो जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, पता होता है तो आंसर कर लेते हैं, वरना नहीं पता होता है तो आंसर करना मुश्किल है। वैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसके लिए अभी आपको पैसे खर्च करके बैरक लास्ट मोमेंट पे अरेंज करने की ज़रूरत है। सिमिलरली एनवायरमेंटल लॉ में भी एक लॉ नहीं होता है, काफ़ी सारे बैरक्स को मिलाकर एनवायरमेंटल लॉ बनता है। तो एनवायरमेंटल लॉ में अगर आप लेके जाना चाहते हो ना, तो मैं बता देती हूँ कौन सा वाला लेके जाना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EP एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक एक्ट होता है, कौन सा आप लिख लो चाहो तो।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का चाहो तो बेयर एक्ट का प्रिंट आउट लेके आप चले जाना, बाकी पूरा बुक मत। सिमिलरली आईटी एक्ट एंड टैक्सेशन का तो बिल्कुल मत खरीदना, टैक्सेशन तो बिल्कुल ही मत खरीदना। काफ़ी महंगी बुक आती है इनकम टैक्स की, जिसका शायद बाद में आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं रहेगा, बस पैसे लास्ट मोमेंट पे वेस्ट होंगे, राइट। अब ये एक स्टूडेंट ने किया है तो मुझे लगा काफ़ी अप्रिशिएबल है ये चीज़, आप भी ये कर सकते। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप चाहो तो ये जो भी पतले बुक्स है ना, पतले बुक्स के साइड पे आप छोटा सा मार्किंग कर लो कि वो बेयर एक्ट कौन सा है। जो भी मोटे बुक्स हैं वो बेयर एक्ट पर ही लिखा आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर करके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ऐसे तो ऑलरेडी होते हैं, तो एग्जाम में ढूंढने में मुश्किल नहीं आती है सेट में। ये पतले पतले बुक्स में से जब आंसर्स निकालना होगा आपको, तो एग्जाम हॉल में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए ये वाला मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किसी स्टूडेंट का है, आई अप्रिशिएट हर, काफ़ी अच्छा अरेंज किया उन्होंने, आप भी ऐसे अरेंज कर लेना। यहाँ पे पेन से इस वाले साइड पे बेयर एक्ट का नाम लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आर्बिट्रेशन है तो बस आर्बिट्रेशन, एविडेंस जो भी है वो आप लिख के पहले ही रेडी रख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो यहाँ तक हमने बात की पॉइंट नंबर 1 बेयर एक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। अच्छा, एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर लो ऑफिशियल वेबसाइट से, प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट ज़रूरी है। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट चलेगा, कोई कलर्ड वलर्ड प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं। अब इसके साथ साथ आपको एक आईडी कार्ड भी अपना लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका फोटो भी है। ओके, फोटो आईडी कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या बार काउंसिल में अगर आपका ऑलरेडी प्रोविजनल एनरोलमेंट कार्ड है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम का टाइम क्या है, 10 AM to 1 PM, यानी 3 घंटे का एग्जाम है, 10 to 1। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा गया है कि आपको 8:30 AM से पहले पहुंचना है। कब? 8:30 से पहले, 8:30 AM से पहले आपको पहुंचना ही पड़ेगा। जब पहुंचेंगे तो एडमिट कार्ड की कॉपी ज़रूरी है, और आईडी प्रूफ, जहाँ पे आपका फोटो ऑलरेडी लगा हुआ है वो वाला आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, कार्ड लेके जाना, कार्ड की फोटोकॉपी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 10:15 के बाद एंटर करना चाहते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली एग्जाम टाइम से पहुंच जाना एग्जाम का सेंटर। फिर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैरी ओनली बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं होंगे, खासकर स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं होंगे। आपको एक वॉच तो चाहिए ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम बचा है, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो वॉच तो ज़रूर पहन के जाइएगा, नॉर्मल जो रेगुलर वॉच होती है। स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड। फिर आपको बीच में एग्जाम छोड़ने की नहीं है, शैल नॉट बी अलाउड टू लीव बिफोर द एग्जाम इज कंप्लीट, यानी आपको 1 बजे तक तो बैठना ही पड़ेगा। फिर आंसर शीट पे जब आप OMR बबलिंग करते हैं तो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना पड़ेगा, कुछ और यूज करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये काफी क्लियरली है लिखा हुआ है। OMR को कैसे भरना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, पर ध्यान रखें कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन अपने साथ लेके जाए एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो प्लीज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपना इन्विजिलेटर को दिखाएं, तभी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट का मिलता है, यानी 3 घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे अगर आपका 40% से ज़्यादा का डिसेबिलिटी है तो। पर ये टाइम मिलने के लिए इन्विजिलेटर को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी भूलना नहीं अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। ठीक है, अब यहाँ पे बात खत्म हो गई हमारी एडमिट कार्ड के रिलेशन में, एंड अब जाते हैं अपना थर्ड पॉइंट जो कि है आप ध्यान रखिए आप टाइम पे पहुंच जाएं, सेफली पहुंच जाएं। कुछ लोग काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हुए एग्जाम सेंटर में आते हैं, तो अकॉर्डिंगली पहले ही आपका प्लानिंग अरेंजमेंट ये सब कर देना। आई नो काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस में लोग आते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के आते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, काफ़ी दूर से लोग ट्रैवल करके आते हैं, तो इसीलिए अपने हिसाब से पहले ही थोड़ा सा ट्रैवल अरेंजमेंट सारा करके रखें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि आप एक काम माइंड के साथ जाएं। अगर आप लास्ट मोमेंट रश में जाते हैं तो वो आप ही के एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आप काफ़ी कन्फ्यूजन में
तो इसीलिए काम माइंड के लिए जो भी चाहिए पहले से ही आप प्लानिंग प्रिपरेशन करके जाना। अब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इरेज़र मस्ट कैरी करना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क पे या गलती से ओएमआर पे कोई स्क्रैचिंग या कोई बाय मिस्टेक पेंसिल का मार्किंग हो जाता है, कोई स्ट्रे मार्किंग हो जाता है, तो आपके पास इरेज़र हो ताकि फटाफट वो इरेज कर ले। अब इस बात पे मैंने काफ़ी डिस्कशन देखा कि मैम ड्रेस कोड है क्या? भई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है। आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है, जो भी डिसेंट है, वो पहन के चले जाना, कोई बात नहीं, ओके? बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर वुमेन बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रहे हैं या बहुत सारे कैप्स एंड जैसे बेल्ट्स, ये ऐसे बहुत सारी एक्सेसरीज मत पहन के जाना। जो भी सिंपल है एंड जो भी आप डिसेंट आपको लगता है, कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आप पहन के चले जाना। ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज को लेकर कहीं बार एग्जाम सेंटर में मना कर देते हैं, तो वो बस बातें ध्यान में रखें, काफ़ी है, ओके? अब एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा पेन्स पेंसिल्स तो आप लेके जाओगे। कहीं बार मैंने देखा कि राइटिंग पैड होने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपको बबलिंग करते वक्त ठीक से एक बेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि छोटा सा डेस्क होता है कुछ एग्जाम सेंटर में। डेस्क पे तो आपने ऑलरेडी इतने इतने बैरक लगा के रखे हैं, अब उसके ऊपर आप फिर से ओएमआर भरने की कोशिश करते हैं, ओएमआर में बबलिंग ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो ये जब आप शेडिंग करते हैं ना बबलिंग का, तो तब एक फ्लैट बेस होने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ जो रेगुलर राइटिंग पैड ऐसा वाला मिलता है जहाँ पे बच्चे एग्जाम लिखते हैं, वैसा वाला लेके जाना, ताकि आपको एग्जाम में मार्किंग करने में आसानी हो, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट, एंड फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लास्ट पॉइंट है हाउ टू कैरी। देखिए काफ़ी लोगों को डाउट है कि क्या बैग्स अलाउड होंगे। जी, क्योंकि आपके पास 25-30 बैरक्स होते हैं तो बहुत हेवी हो जाता है, तो बैकपैक अलाउ करते हैं, या फिर नॉर्मल जो बैग जहाँ पर भी आपको कैरी करने में कन्वीनियंट रहता है, वैसे बैग्स वो एग्जाम हॉल में अलाउ करते हैं। बाकी चीज़ें हटाकर सिर्फ बैरक्स को बैग में लगाकर आप एग्जाम सेंटर में जा सकते हो। तो ये वाला कि मैम क्या ये अलाउ करेंगे, इतने सारे बैरक्स को तो हाथ में कैरी नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए। ट्रांसपेरेंट बैग में लेना चाहते हैं वो भी लेके जा सकते हैं। बैकपैक मैंने देखा कई बार अलाउ किया जाता है, तो आप टेंशन मत लो, बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना प्लानिंग कर लेना। एंड आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि एग्जाम हॉल में बैठकर आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है, तो वो वाला भी ज़रूर देखना, ओके?